स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट लेवल्स पर कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल। इसके अलावा हम हार्मोन्स के रोल को भी डिस्कस करेंगे कि जीन एक्सप्रेशन हार्मोन्स के रोल में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आरएनए सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पर डिपेंड करती है। बहुत सी प्रोटीन्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहलाती हैं, इन एंजाइम्स के एक्शन में हेल्प करती हैं। आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और डीएनए की प्रमोटर साइट पर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के साथ अटैच हो जाते हैं। प्रमोटर डीएनए का वो रीजन होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैच होकर प्रमोटर पर बाइंड होगा। ये प्रमोटर एक जीन की कोडिंग सीक्वेंस के शुरू में मौजूद होता है। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर के साथ अटैच हो जाता है तो ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये आरएनए की कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यानी मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डीएनए के इन्हेंसर रीजन के साथ भी सिलेक्टिवली बाइंड होता है। डीएनए का ये इन्हेंसर रीजन प्रमोटर से हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स दूर मौजूद होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है। ये आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करता है और प्रमोटर सीक्वेंस पर जाकर अटैच हो जाता है। प्रमोटर सीक्वेंस कोडिंग रीजन के शुरू में मौजूद होती है। हम देख रहे हैं कि कोडिंग रीजन इस साइड की तरफ जाएगा जबकि कोडिंग रीजन के शुरू में प्रमोटर मौजूद है। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शन के साथ अटैच होकर डीएनए के इस प्रमोटर रीजन पर अटैच हो जाएगा, जबकि दूसरी जानिब एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये इस इन्हेंसर रीजन के साथ अटैच होगा और इन्हेंसर सीक्वेंस पर अटैच होकर पहले वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी उसके करीब आ जाता है। हम देख सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इन्हेंसर साइट के दरमियान स्पेसिफिक एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक हाइपोथेसिस के मुताबिक डीएनए में एक हेयरपिन लूप बनाई जाती है। ये हेयरपिन लूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जो इन्हेंसर साइट पर अटैच होता है उस दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कांटेक्ट में लाती है जो इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच है। यानी दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिनमें से एक इन्हेंसर सीक्वेंस पर अटैच है जबकि दूसरा आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच है, ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक दूसरे के साथ हेयरपिन लूप बनाते हुए कांटेक्ट में आ जाते हैं। इनका ये कांटेक्ट आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसके नतीजे में आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ साथ मूव करता जाएगा, मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस होती जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता जाएगा। 100 से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब तक डिस्कवर्ड हो गए हैं, लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैच ना हो, इसी तरह से अगर दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्हेंसर सीक्वेंस के साथ अटैच ना हो तो ये चीज़ जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। यानी अगर इन दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अपनी अपनी साइट्स पर अटैचमेंट ना हो तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से अगर दोनों अटैच हो जाएं और हेयरपिन लूप ना बने, यानी ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए, तो फिर भी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज उसी वक्त डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ मूव करेगा जब इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होगा। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड ना हो तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 2 में हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन के बाद के प्रोसेसेस में देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद के प्रोसेसेस में जीन एक्सप्रेशन किस तरह से कंट्रोल होता है। जीन एक्सप्रेशन किसी भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप पर ब्लॉक या स्टिमुलेट किया जा सकता है क्योंकि आरएनए प्रोसेसिंग होती है और इसी तरह मैसेंजर आरएनए की एक्सपोर्ट भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद होती है। मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाता है तो अब इसे एक्सपोर्ट करना होता है। सेल अपनी उन इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स को जो कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर या राइबोसोमल आरएनए के तौर पे एक्ट करते हैं उन्हें बेहतर बनाता है, यानी उनकी सिंथेसिस के बाद सेल को
इन मैसेंजर आरएनएस वगैरह को बेहतर बनाना होता है। जैसा कि एक मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हमेशा एक कैप और एक टेल रिसीव करता है। ये इसी वजह से होता है कि मैसेंजर आरएनए में कोई भी डिग्रेडेशन ना हो या एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से उसमें कोई भी डैमेज ना हो, तो वो कैप और टेल को रिसीव करते हुए अपनी प्रोसेसिंग करता है। इसी तरह से आरएनए के वो सेगमेंट्स जो कि नॉन कोडिंग्स होते हैं उन्हें रिमूव करना होता है। इन रिमूव होने वाले सेगमेंट्स को इंट्रॉन्स कहा जाता है, जबकि एक्सॉन्स जो कि कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं इन्हें काट कर इकट्ठा जोड़ा जाता है। इस तरह से आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ एक न्यूक्लियर पोर के जरिए से मूव करता है। साइटोप्लाज्म में ये मैसेंजर आरएनए बहुत सी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जहाँ पर ये राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट करता है ताकि वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस पूरा कर सके। इस तरह से हर एक स्टेप, जैसे कि आरएनए प्रोसेसिंग का स्टेप या मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस में से एक्सपोर्ट करने का स्टेप या कैप और टेल ऐड करने का स्टेप, तो इसी तरह से नॉन कोडिंग सेगमेंट्स को रिमूव करने का, जबकि कोडिंग सेगमेंट्स को जोड़ने का सेगमेंट, ये तमाम स्टेप्स जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी इन तमाम स्टेप्स में से अगर किसी स्टेप्स में भी इंटरफेरेंस की जाए, में इंटरप्शन की जाए, तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाता है तो ये इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता है। अब इसकी आरएनए प्रोसेसिंग होनी होती है। इसके बाद इसे इस न्यूक्लियस में से रिमूव आउट होना है, यानी ये न्यूक्लियस में से इस न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेगा। तो इस मूवमेंट के दौरान और इस प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पे बहुत से मौके होते हैं कि जब जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से मैसेंजर आरएनए में एक कैप और एक टेल भी ऐड की जाती है, लेकिन अगर इस कैप और टेल को ऐड ना किया जाए तो मैसेंजर आरएनए डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी की बदौलत डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल हो सकता है। इस तरह से इंट्रोन्स को काटने और इसके बाद उन्हें रिमूव करने, जबकि एक्सोन्स को काटकर यानी कोडिंग सेगमेंट्स को काटकर उन्हें जोड़ने के दौरान भी जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल का लाइफ स्पैन भी सेल में प्रोटीन पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो कि यूकैरियोट में मौजूद होते हैं, उम्र भर के लिए या फिर घंटों के लिए या चंद हफ्तों के लिए किसी भी यूकैरियोटिक जानदार में मौजूद रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर वर्टिब्रेट स्पीशीज के डेवलपिंग ब्लड सेल्स है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के लिए जो मैसेंजर आरएनए होता है वो रिपीटेडली ट्रांसलेटेड किए जा सकते हैं, यानी उनसे बार बार प्रोटीन तैयार हो सकती है। इसी तरह से एग सेल भी बहुत बड़ी तादाद में मैसेंजर आरएनए को स्टोर कर सकता है। थर्ड पॉइंट में है ट्रांसलेशनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन बहुत से प्रोटीन फैक्टर्स जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। इस तरह से ट्रांसलेशनल लेवल पर भी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मौके मौजूद होते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी ट्रांसलेशन के बाद आती है। अक्सर यूकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड्स एक्टिव फाइनल प्रोटीन तैयार करने के लिए काटी जाती हैं। अगर कोई अमाइनो एसिड जो कि उस स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें काट दिया जाएगा। इस तरह से एक्टिव फाइनल प्रोटीन तैयार करने के लिए भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से नामुनासिब अमाइनो एसिड्स को काटा जाता है। कि इंसुलिन हार्मोन की पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग इस कंट्रोल की एक एग्जाम्पल है। इस तरह से ट्रांसलेशन के दौरान इनिशिएशन फैक्टर्स वगैरह से, जबकि ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन को काटकर एक्टिव फाइनल प्रोटीन तैयार करने के दौरान भी यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। चौथे स्टेप में हम जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल को हार्मोन्स के रोल से रिलेट करेंगे कि हार्मोन्स का रोल जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में किस तरह से होता है। ए पॉइंट पर हम इन्वर्टिब्रेट्स में हार्मोन्स के एक्शन को डिस्कस करेंगे। जेट यानी पोलीटीन क्रोमोसोम्स बाज इंसेक्ट लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की मौजूदगी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एविडेंस प्रोवाइड करती है। क्रोमोसोम पफ्स अपीयर होते हैं जो कि पोलीटीन क्रोमोसोम्स की स्पेसिफिक साइट्स पर जाहिर होते हैं। ये डीएनए को उस स्पेशल रीजन में आरएनए पॉलीमरेज के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल बना देता है, यानी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की पहुंच में उस स्पेसिफिक रीजन में जहां पर क्रोमोसोम पफ बनाए जाते हैं वहां पर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के लिए ज़्यादा आसानी से दस्तयाब होता है कि आरएनए पॉलीमरेज वहां पर डीएनए के साथ अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। पफ की फॉर्मेशन
इक्डायसोन हार्मोन से कंट्रोल की जाती है। इसी तरह से ये इक्डायसोन हार्मोन इंसेक्ट्स में मोल्टिंग को भी काज करता है, यानी मोल्टिंग की वजह इक्डायसोन हार्मोन होता है। बी पॉइंट में हम वर्टिब्रेट में स्टीरॉयड हार्मोन्स के एक्शन को डिस्कस करते हैं। सेक्स हार्मोन्स और दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन्स वर्टिब्रेट्स के टारगेट सेल्स में जीन एक्सप्रेशन को तब्दील कर सकते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स लिपिड्स में सोलुबल होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन के इस एक्शन को हम इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक स्टीरॉयड हार्मोन एक सेल पर एक्सपोज किया जाता है तो स्टीरॉयड चोंका लिपिड सोलुबल होता है, तो स्टीरॉयड हार्मोन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड पोर्शन में से आसानी से सेल में दाखिल हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये साइटोप्लाज्म में से गुजरता है और न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है, जैसे कि हम इस स्टीरॉयड को न्यूक्लियस में एंटर होता देख रहे हैं। ये स्टीरॉयड आकर सोलुबल रिसेप्टर प्रोटीन की रिसेप्टर साइट पर अटैच हो जाएगा। स्टीरॉयड हार्मोन्स के न्यूक्लियस में दाखिल होने से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि स्टीरॉयड हार्मोन्स इस रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होता है, यानी मौजूद होता है, या मौजूद नहीं होता। तो सबसे पहले हम स्टीरॉयड हार्मोन्स की गैर मौजूदगी को डिस्कस करेंगे कि जब स्टीरॉयड हार्मोन्स अपनी रिसेप्टर साइट के साथ अटैच नहीं होता। स्टीरॉयड की गैर मौजूदगी के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। जब स्टीरॉयड हार्मोन आकर अपनी इस रिसेप्टर साइट पर अटैच नहीं होगा तो एक इनहिबिटरी प्रोटीन जो कि इस सारे प्रोसेस को, अगले सारे मराहिल को रोक देगी, वो आकर रिसेप्टर प्रोटीन की इस बाइंडिंग साइट पर ये इनहिबिटरी प्रोटीन आकर अटैच हो जाएगी। इसकी अटैचमेंट के नतीजे में अब इनहिबिटरी प्रोटीन की अटैचमेंट से ये रिसेप्टर साइट अब डीएनए बाइंडिंग साइट पर अटैचमेंट के काबिल नहीं रहती, क्योंकि इसके साथ स्टीरॉयड हार्मोन अटैच नहीं हुआ। तो जब स्टीरॉयड हार्मोन अटैच नहीं होता, रिसेप्टर प्रोटीन की इस बाइंडिंग साइट के साथ इनहिबिटरी प्रोटीन अटैच हो जाती है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये डीएनए बाइंडिंग साइट पर रिसेप्टर प्रोटीन की अटैचमेंट को रोकती है। लेकिन जब स्टीरॉयड हार्मोन आकर अटैच अपनी जगह पर हो जाता है, अपनी रिसेप्टर साइट पर आकर अटैच हो जाता है, तो इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज हो जाती है, यानी स्टीरॉयड हार्मोन की अटैचमेंट इनहिबिटरी प्रोटीन को आज़ाद करने का बायस बनती है। जब इनहिबिटरी प्रोटीन इस रिसेप्टर साइट से आज़ाद हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास डीएनए के साथ बाइंड होने वाली साइट फ्री हो जाएगी। ये डीएनए बाइंडिंग साइट अब आकर डीएनए की इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएगी। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस इनहेंसर रीजन्स में मौजूद होती हैं। इस तरह से एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन की इनहेंसर रीजन के साथ अटैचमेंट स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन्स को कंट्रोल करती है। इस तरह से स्टीरॉयड एक केमिकल सिग्नल के तौर पर एक्ट करता है ताकि वो बाद सेल्स में स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट कर सके, यानी स्टीरॉयड के आने से रिसेप्टर प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिव कर देती है। इस तरह से बाद सेल में स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए स्टीरॉयड एक केमिकल सिग्नल के तौर पर एक्ट करता है। स्टीरॉयड हार्मोन की इस समरी को हम एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं कि जब एक स्टीरॉयड हार्मोन जो कि लिपिड सोलुबल होता है, जब एक सेल की तरफ एक्सपोज होता है तो ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, फिर ये साइटोप्लाज्म में से गुजरता हुआ न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पर ये स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ आकर अटैच हो जाता है। लेकिन अगर स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच ना हो तो ये रिसेप्टर प्रोटीन इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है। इस अटैचमेंट के नतीजे में चूंकि ये रिसेप्टर साइट डीएनए साइट के साथ बाइंड करने के काबिल नहीं रहती तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। लेकिन जब स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर साइट के साथ एक्टिव हो जाता है तो इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए बाइंडिंग साइट भी फ्री हो जाती है। रिसेप्टर प्रोटीन अपने एक्टिवेटेड डीएनए बाइंडिंग साइट के साथ आकर डीएनए स्ट्रैंड पर अटैच हो जाती है। ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन डीएनए के इनहेंसर रीजन पर आकर अटैच होती है। यहाँ पर ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर प्रोटीन स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव जीन्स को कंट्रोल करती है। इस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन एक केमिकल सिग्नल के तौर पर एक्ट करता है ताकि वो बाद सेल्स में स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट कर सके, यानी उन्हें ऑन कर सके। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप हमारे मुंतज़िर मेहदी साइंस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। शेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मुंतकिल होते हैं, जिससे उन्हें भी पढ़ाई में मदद मिलती है। इससे आपको और आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। जब आप किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपका भी भला करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। शुक्रिया।